वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट थर्ड क्वांटम फिजिक्स के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। अब तक हमने देखा प्रकाश विद्युत प्रभाव की डेफिनेशन और एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स। उसके बाद इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से क्लासिकल थ्योरी प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाने में असफल रही और उसके बाद आइंस्टीन द्वारा प्रकाश के फोटोन सिद्धांत द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव को बड़े अच्छे तरीके से समझाया गया। वो सारे पॉइंट्स हमने देखे बारी बारी से जिनको आइंस्टीन द्वारा फोटोन सिद्धांत के द्वारा स्पष्ट किया गया। अब हम उससे आगे देखते हैं आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, जिसके द्वारा उन्होंने मैथमेटिकली गणितीय रूप में प्रकाश विद्युत प्रभाव को पूरी तरह से स्पष्ट किया। तो देखिए आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण क्या था। आइंस्टीन ने यह बताया कि जब hν ऊर्जा वाला फोटोन धातु पृष्ठ पर आपतित होता है तथा यह पृष्ठ के किसी इलेक्ट्रॉन द्वारा अवशोषित होता है तो hν ऊर्जा से phi बराबर hν0 ऊर्जा कार्यफलन के रूप में और शेष hν माइनस hν0 ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा के रूप में मिलती है। और यहाँ से हम ऊर्जा संरक्षण का नियम लगा के इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। तो मूल कंसेप्ट क्या था ये देखिए। आइंस्टीन ने ये कहा कि जब भी कोई फोटोन आपतित होता है और वो इलेक्ट्रॉन से टक्कर करता है तो फोटोन की जो टोटल ऊर्जा hν है वो दो भागों में बढ़ जाती है। उसके दो यूज होते हैं। पहला तो ये कि इलेक्ट्रॉन को धातु पृष्ठ तक लाना, यानी इलेक्ट्रॉन को अंदर से निकाल के धातु के पृष्ठ के भीतर से निकालकर धातु की सरफेस के ऊपर लाना, पहला काम। इसमें जो ऊर्जा खर्च होती है उससे कार्यफलन कहते हैं। अब जो शेष बची हुई ऊर्जा है वो उस इलेक्ट्रॉन को उसकी गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है, काइनेटिक एनर्जी के रूप में प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से टोटल जो एनर्जी hν थी फोटोन की वो दो रूपों में व्यक्त होती है, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी और उसका कार्यफलन। तो एनर्जी कंजर्वेशन के द्वारा हम ये लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा के मैक्सिमम बराबर 1/2 mv मैक्सिमम का स्क्वायर इक्वल टू hν माइनस phi0। इक्वेशन नंबर 3 जो हमारा पहले से चलता आ रहा है। तो अधिकतम गतिज ऊर्जा किसके बराबर होगी? फोटोन की ऊर्जा, आपतित फोटोन की टोटल ऊर्जा माइनस phi0। phi0 क्या है? कार्यफलन। कार्यफलन किसे कहते हैं? वह ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह तक लाने में आवश्यक है। तो ये हमारे पास ऊर्जा संरक्षण से इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा प्राप्त होगी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि k मैक्सिमम बराबर 1/2 mv मैक्सिमम स्क्वायर इक्वल टू hν माइनस hν0। क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ हमने phi0 की जगह hν0 लिख दिया। hν0 क्या है? ν0 है हमारे पास दहली आवर्ती। ये संबंध हमने पहले पढ़ा था कि phi0 बराबर hν0 होता है। कार्यफलन किसके बराबर होता है? कार्यफलन और दहली आवर्ती में क्या संबंध है? दहली आवर्ती के संगत ऊर्जा कार्यफलन कहलाता। थोड़ा सा रिकॉल करिए कि दहली आवर्ती क्या होती है? वह न्यूनतम आवर्ती जो इलेक्ट्रॉन को धातु सतह से उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है। यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव को प्रारंभ करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को क्या कहते हैं? कार्यफलन कहते हैं। तो कार्यफलन किसके बराबर होगा? दहली आवर्ती के संगत ऊर्जा। अब दहली आवर्ती से जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ेगी, आवर्ती जैसे बढ़ेगी फोटोन की, तो ऊर्जा कार्यफलन से ज़्यादा होगी। ये ज़्यादा जो ऊर्जा है ये किस रूप में प्रकट होगी? ये इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के रूप में प्रकट होगी। तो यहाँ जो जो चीज़ें आई हैं उन्हें हम डिस्कस कर लें।
m जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, v मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग है, न्यू आवृत्ति है और न्यू जीरो देहली आवृत्ति है। तो ये चीज़ें हैं। इक्वेशन नंबर 4 है, ये आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण कहलाती है। इसे आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण कहते हैं। अर्थात इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा है वो आपतित फोटोन की ऊर्जा और कार्यफलन के अंतर के बराबर होती है। और हम जानते हैं कि ये जो कार्यफलन है ये प्रत्येक धातु के लिए अलग अलग होता है, कुछ के लिए कम कुछ के लिए ज़्यादा। तो कार्यफलन जिस धातु के लिए कम है उससे इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो सेम फ्रीक्वेंसी के लिए उसकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी। यदि V0 निरोधी विभव है तो हम जानते हैं कि K मैक्सिमम जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बराबर होगी EV0 की। क्योंकि निरोधी विभव के कॉन्सेप्ट से हम क्या जानते हैं कि निरोधी विभव की संगत स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है, अधिकतम काइनेटिक एनर्जी की। क्योंकि निरोधी विभव क्या है? निरोधी विभव वह विभव है जो इलेक्ट्रॉन को एनोड पर पहुंचने से रोक देता है। वह न्यूनतम विभव एनोड को दिया गया, वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव या कैथोड को दिया गया वह न्यूनतम धनात्मक विभव जो इलेक्ट्रॉन को निष्कासित होने के बाद एनोड पे ना पहुंचने वो निरोधी विभव है। तो निरोधी विभव के संगत जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी वो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी, तभी इलेक्ट्रॉन जो है एनोड पे नहीं पहुंच पाएगा। तो V0 का संबंध के मैक्सिमम के साथ ये होता है कि 1/2 mv मैक्सिमम स्क्वायर इक्वल टू EV0। यदि इसको भी हम समीकरण नंबर 4 में लिखते हैं, रखें ये मान, तो हमें मिलता है EV0 इक्वल टू h0 माइनस h0। यहाँ से V0 बराबर हो जाएगा h/e, V0 माइनस h/e न्यू जीरो। यहाँ अपन e का इधर भाग दे दें तो ये क्या आ जाएगा h/e न्यू माइनस h/e न्यू जीरो। क्वेश्चन नंबर 5, यह आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण का दूसरा रूप है। तो ऐसे भी हम प्रदर्शित कर सकते हैं प्रकाश विद्युत समीकरण को, V0 बराबर h/e न्यू माइनस h/e न्यू जीरो। यहाँ V0 निरोधी विभव है, h प्लांक कांस्टेंट, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यू फ्रीक्वेंसी है आपतित फोटोन की और न्यू जीरो है देहली आवृत्ति। समीकरण 5 एक सरल रेखा का समीकरण है तथा यह प्रायोगिक परिणामों के अनुरूप है। ये समीकरण 5 सरल रेखा को व्यक्त करता है, y बराबर mx प्लस c। यदि V0 निरोधी विभव और आवृत्ति के मध्य ग्राफ आप खींचें तो ये एक सरल रेखा को दर्शाएगा, y बराबर mx प्लस c। y एक्स पे V0 को लें और x एक्स पर न्यू को लें आवृत्ति को, तो हमें सरल रेखा प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से ये प्रकाश विद्युत समीकरण है। अब इसके हिसाब से हम कैसे व्याख्या कर सकते हैं, देखिए आगे। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या हम किस प्रकार से कर सकते हैं इसके द्वारा। यदि हम सरल रेखा खींचें, ग्राफ खींचें, प्लॉट करें हम V0 को आवृत्ति न्यू के साथ, तो ये सरल रेखा हमें मिलती है y बराबर mx प्लस c। क्या था हमारा समीकरण, क्या था हमारा समीकरण? था V0 बराबर h/e न्यू, इसके साथ था अपने पास माइनस h/e न्यू जीरो। ये हमारा समीकरण था। y बराबर mx प्लस c, ढाल है ये तो h/e हो जाएगा, ये ढाल है h/e, और अंतःखंड है वो क्या हो जाएगा माइनस h/e न्यू जीरो। तो इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ये जो है हमारा अंतःखंड हो जाएगा, जो y एक्स पर नीचे की ओर है, इसलिए ऋणात्मक माइनस चिन्ह हमने छोड़ दिया यहाँ। अंतःखंड की केवल लंबाई हम ले रहे हैं। फाई/e, फाई क्या है कार्यफलन h न्यू जीरो। तो ये
सरल रेखा हमें प्राप्त हुई y बराबर एम एक्स प्लस सी, जहाँ ढाल m बराबर h बाई ई और अंतःखंड h ने 0/e यानी 5/e। समीकरण 5 से किसी धातु के संगत प्राप्त सरल रेखा के लिए प्राप्त ढाल से h का और अंतःखंड से कार्यफलन पाई का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये जो ढाल हमें प्राप्त हुआ है h/e, इसे प्लांक नियतांक ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि e का मान हमें पहले ही पता है और ढाल यहाँ से ज्ञात करके h प्लांक कांस्टेंट का मान ज्ञात कर सकते हैं। और ये जो हमें अंतःखंड प्राप्त हुआ है इससे कार्यफलन फाई ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि e हमें पहले मालूम है, अंतःखंड यहाँ से ज्ञात करके हम कार्यफलन ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आइंस्टीन के प्रकाश का जो समीकरण इस सिद्धांत को बड़े अच्छे तरीके से समझाती है। तो एक क्विक रिकैप हम ले लें कि आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण हमें बताती क्या है। आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण हमें ये कहती है कि आपतित फोटोन की ऊर्जा दो भागों में बढ़ जाती है। उसका पार्ट h न्यू जीरो है, वो कार्यफलन के रूप में काम करता है, और शेष बचा हुआ पार्ट है वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के रूप में काम करता है। और इसी पे ऊर्जा संरक्षण नियम हम लगा दें तो यहाँ से हमें प्राप्त होती है आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण। अब यहाँ पे हमने जिस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया है, आइंस्टीन ने जिसके आधार पे इसकी व्याख्या की प्रकाश विद्युत प्रभाव की, तो उन्होंने फोटोन संकल्पना का उपयोग किया। तो हम थोड़ा ये जान लें कि फोटोन क्या होता है। देखिए, आइंस्टीन के अनुसार प्रकाश ऊर्जा फोटोन के रूप में होती है। फोटोन शून्य विराम द्रव्यमान वाले कण की तरह व्यवहार करता है। आइंस्टीन ने क्या कहा कि प्रकाश जो है वो विकिरण के रूप में न होके एक कणों के रूप में है, ऊर्जा पैकेट के रूप में है, जिन्हें फोटोन कहते हैं। और फोटोन जो है वो शून्य विराम द्रव्यमान वाले कण की तरह व्यवहार करता है, यानी फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। विराम अवस्था में यदि फोटोन आ जाएगा तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, कोई द्रव्यमान नहीं होगा। अर्थात फोटोन की कुल ऊर्जा उसकी गतिज ऊर्जा के रूप में ही संचित होती है। क्योंकि विराम द्रव्यमान जीरो है, इसलिए विराम द्रव्यमान ऊर्जा भी जीरो है। तो फोटोन की जो टोटल एनर्जी है वो उसकी गतिज ऊर्जा के रूप में होती है। तो ई ऊर्जा के फोटोन के लिए ई बराबर एच न्यू, और किसी कण की आपेक्षिकीय गति में कुल ऊर्जा ई स्क्वायर बराबर होती है पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम जीरो स्क्वायर सी फोर, जहाँ पी उसका मोमेंटम, सी स्पीड ऑफ लाइट, एम जीरो रेस्ट मास, ये संबंध होता है। फोटोन के लिए एम जीरो बराबर जीरो है, विराम द्रव्यमान शून्य है। ये वैल्यू यदि पुट करें हम इस इक्वेशन में तो वी गेट ई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ से हमें मिलता है ई बराबर पी सी। इसलिए फोटोन का संवेग p बराबर हो जाएगा e बाई सी, और e का मान हम न्यू के रूप में लिखें तो h न्यू बाई सी। पुनः p बराबर h बाई सी इंटू सी बाई लेमडा, सो p बराबर h बाई लेमडा। h न्यू बाई सी है तो h बाई सी, न्यू का मान c बाई लेमडा के रूप में रखें, c से c कैंसिल हो जाएगा तो p बराबर h बाई लेमडा। और ये h बाई लेमडा हमें दे ब्रोगली की अवधारणा को पुष्ट करता है। दे ब्रोगली ने यही कहा था कि जब किसी कण के साथ कोई तरंग संबद्ध होती है तो उसका जो मोमेंटम होता है वो प्लांक कांस्टेंट डिवाइडेड बाय वेवलेंथ ऑफ दैट वेव p इक्वल टू h बाई लेमडा। तो ये हमारा फोटोन होता है। तो फोटोन क्या है? फोटोन ऊर्जा का क्वांटा है, प्रकाश का क्वांटा है। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिनकी जो ऊर्जा होती है वो आवर्ती पे डिपेंड करती है। न्यू आवर्ती का यदि फोटोन है तो उसकी ऊर्जा ई बराबर एच न्यू होती है। और फोटोन का विराम द्रव्यमान जीरो होता है, इसलिए यदि रिलेटिव ये फॉर्मूला हम यूज करें, रिलेटिविस्टिक फार्मूला ई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम जीरो स्क्वायर सी फोर, तो यहाँ एम जीरो इक्वल टू जीरो, रेस्ट मास ऑफ फोटोन, देन ए स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर, ई इक्वल टू पी सी, और यहाँ से हमें फोटोन का मोमेंटम मिल जाएगा पी बराबर ई बाई सी बराबर एच न्यू बाई सी, और यहाँ से पी इक्वल टू एच बाई लेमडा। यहाँ से हमें ये साफ साफ पता है कि फोटोन के अंदर रेस्ट मास एनर्जी नहीं होती, केवल काइनेटिक एनर्जी होती है। और इस प्रकार से हमने जाना फोटोन क्या होता है
और आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण जाने, और उसके आधार पर कैसे उन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव को अच्छे से समझाया, ये हमने क्रम से पढ़ा। थैंक यू।